हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे एम्बेडेड डेरिवेटिव्स के बारे में। तो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने सीखा पिछले सेशन तक, और आज के सेशन में हम लोग एम्बेडेड डेरिवेटिव जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले एम्बेडेड डेरिवेटिव्स के लिए आप सब लोग यहाँ पे आ जाइए, आपके बुक के पेज नंबर 12.128 पर, जहाँ पे एम्बेडेड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो ये एम्बेडेड डेरिवेटिव्स में दोस्तों आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये एम्बेडेड डेरिवेटिव होता क्या है, सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में समझिए। अब देखो क्या है ना, कि मेरा एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट है, सीधा साधा बेचारा, जिसमें कोई डेरिवेटिव्स वगैरह इन सब की बात है ही नहीं। जैसे मान लीजिए परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये मेरा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बताइए दोस्तों, ये जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, इस नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को देखना मैं अब डेरिवेटिव में बदल दूंगा। पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, इसके कुछ एलिमेंट, इसके अंदर मैं ऐसी कुछ कारस्तानी छेड़छाड़ करूंगा कि ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉट 100% बट इसका कुछ पार्ट। जैसे कि सपोज करिए, आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करना है, किसी वेंडर से आप परचेज करेंगे। ठीक है, अब वेंडर से आप परचेज करेंगे, मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर ए, ओके, और आपके जो वेंडर है उनका नाम है मिस्टर बी। इसका मतलब आपने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अभी तो एकदम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो सीधी बात है, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, बी जो है मिस्टर ए को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिलीवर करेंगे, ए के पास में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगा, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बदले मैं बी को क्या दूंगा, कैश पेमेंट कर दूंगा। भाई सीधी बात है, मेरे पास में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ जाएगा, बी को मैं कैश दे दूंगा। और ये कैश क्या है मेरा, भाई सिंस हम लोग इंडिया में ही है तो हमारे लिए रिपोर्टिंग करेंसी इंडिया का आईएनआर होता है, तो आईएनआर में मैं इसको पेमेंट करके निकल जाऊंगा और काम खत्म हो गया। अब देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको इसकी अकाउंटिंग की बात करी जाए तो आप क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाएंगे, अपने आप ही आंसर आ जाएगा इसका। सर सीधी बात है, जिस दिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने परचेज किया उस दिन एंट्री पास कीजिए, पीपी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और जिस दिन आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं उस दिन एंट्री पास कर दीजिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हो गया इसकी तो अकाउंटिंग। इसमें सर क्या डेरिवेटिव घुसा सकते हो आप, इसमें तो कैसे कोई डेरिवेटिव का स्कोप दिख नहीं रहा है। तो अब देखो दोस्तों, मैं आपको इसका स्कोप दिखाता हूं कि एम्बेडेड डेरिवेटिव काम कैसे करता है। दोस्तों मान लीजिए ए ने बी के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस कॉन्ट्रैक्ट को लेट्स से ऐसे कह दिया कि 6 मंथ फॉरवर्ड बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसे होगा, 6 मंथ फॉरवर्ड बेसिस पर। अब 6 मंथ फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, 6 महीने बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम दिया जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट तो आपने आज ही कर लिया, लेकिन इसको अंजाम कब दिया जाएगा, 6 महीने बाद में, 6 मंथ फॉरवर्ड। और पैसा भी कैसे सेटल करना पता है, पैसा आपको सेटल करना है, इसका कैश में जो आपको अमाउंट जो देना है ना, रुपीज है ना, ये जो बी आपको रुपीज देगा। आप बोलते हो बोला रुपीज में पेमेंट नहीं लेंगे, मतलब कहने का मतलब ए जो परचेजर है वो बी को ऐसे कहता है कि भाई रुपीज में पेमेंट नहीं करेंगे, या बी ए को कहता है रुपीज में पेमेंट नहीं लूंगा, मैं तो पेमेंट लूंगा यूएस डॉलर में। हम पेमेंट लेंगे यूएस डॉलर में। यानी यदि आपको हमें कैश देना है तो कैश आप हमें कैसे दे पाएंगे, यूएस डॉलर में आप मेरे को पेमेंट करेंगे। अब दोस्तों आप कहोगे सर यूएस डॉलर के अंदर पेमेंट होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यूएस डॉलर में पेमेंट कर देना, जो एक्सचेंज रेट है उसको गुणा कर कर जितना भी अमाउंट बैठता है आपका, उतना अमाउंट आप बी को पे कर देना। तो चलो ठीक बात है। अब यहां पे आपने समझ तो लिया इस चीज को कि मैं रुपीज से इसको डाइवर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को यूएस डॉलर में लेके जा रहा हूं। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन से होगा क्या, हम यूएस डॉलर में पे कर देंगे, बट अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से परख नहीं पाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से जांच नहीं पाएंगे, तो पता है क्या हो जाएगा, हमारे अकाउंट्स के अंदर एक बहुत बड़ी चीज रिकॉर्ड होने से रह जाएगी, और जो रिकॉर्ड होगी वो गलत रिकॉर्ड हो जाएगी। कैसे सर बताइए, देखिएगा दोस्तों,
ये है मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों व्यक्ति हैं। अब दोनों व्यक्ति के बुक्स में हम लोग चलो अकाउंटिंग करते हैं, सिंपल सी अकाउंटिंग करते हैं। ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी। अगर अकाउंटिंग की बात करी जाए तो दोस्तों मिस्टर ए के बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगी और मिस्टर बी के बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगी। चलिए, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीद लिया, वेंडर को क्रेडिट कर दिया, और हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेच दिया तो हम डेटर्स को डेबिट कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। चलो भाई, हो गया काम, ठीक है। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट करके वेंडर को क्रेडिट करेंगे। अब सर कितने अमाउंट से करेंगे? तो अब मान लीजिए अगर यहाँ पे यूएस डॉलर भी इन्वॉल्व है, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में यूएस डॉलर भी इन्वॉल्व है, तो दोस्तों यूएस डॉलर में होगा क्या, हम लेट्स से कि $100 का ये पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है हमारा। कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है? $100 का। और $1 की कीमत समझ लो 70 रुपए है। $1 की कीमत कितनी है? 70 रुपए। तो ये लो, मैंने 7,000 रुपए से एंट्री पास कर दी। सर डॉलर में है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7,000 रुपीज से एंट्री पास कर दी। बट ये 70 रुपीज तो स्पॉट रेट है। स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है? आज की रेट। अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा होगा तो वहां पे दिया रहता है स्पॉट रेट का मतलब आज की रेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, स्पॉट रेट। फिर मैं बोलता हूं 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, फिर मैं बोलता हूं 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, फिर मैं बोलता हूं फिर से स्पॉट रेट। खूब सारी रेट देके आपको कंफ्यूज करने हैं, यही काम है। क्योंकि ये सारी जितनी चीजें आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करेगी, उतना ही आपके लिए आगे का सारा डिस्कशन जो है स्मूथ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये स्पॉट रेट है ना, ये कब की है? मान लीजिए ये स्पॉट रेट है आपकी 1/4 नहीं, इसको एक काम करते हैं, कुछ 1 जनवरी के आसपास रखते हैं, 1 जनवरी 2020। फिर बाद में 6 मंथ फॉरवर्ड, और ये जो 3 मंथ फॉरवर्ड की जो रेट है ये आपको मिल रही है बाजार में 1 जनवरी को ही मिल रही है, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया। 6 मंथ फॉरवर्ड की रेट आपको मिल रही है। फिर बाद में 3 मंथ फॉरवर्ड की रेट आपको मिल रही है 31 मार्च 2020 को, जो कि है, जो रेट होगी वो तो अपन देख लेंगे। और स्पॉट रेट जो है ना, स्पॉट रेट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जून एंड पे 30 जून 2020, ओके, 30 जून 2020 को ये हमारी कुछ रेट्स होगी। क्या क्या रेट्स लेते हैं अपन? यहाँ पे रेट्स ले लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग में स्पॉट रेट है कुछ 65, 6 मंथ फॉरवर्ड हो जाएगी 70, है ना। और 31 मार्च को ये जो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट है वो हो जाएगी 72, और स्पॉट रेट है उस दिन 68। स्पॉट रेट है हमारी 68। ये अलग अलग प्रकार की हमको यहाँ पे रेट्स जो है वो दे रखी है। तो अब ये सारी रेट्स मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताई है ताकि आपको इनके बारे में मैं दोस्तों हर रेट्स के बारे में समझा सकूं कि इन सारी रेट्स का हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट सीधी तरीके से करना होता, सीधी तरीके से मतलब सामान बेचना था, खरीदना था, पैसा आना था, पैसा जाना था, तो आप क्या करते? अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेच के निकल जाते, उससे कैश ले लेते, और जिसको खरीदना था वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीद लेता और कैश दे के निकल जाता। बट इनके तो दिमाग में कुछ कारस्तानी जो है वो मंडरा रही है, और ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये कहते नहीं कॉन्ट्रैक्ट INR में करना ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यूएस डॉलर के अंदर। अब यूएस डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इनको भी मनोरंजन चाहिए, ट्रांजेक्शन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। मनोरंजन कैसे चाहिए? क्योंकि अगर यूएस डॉलर में ये ट्रांजेक्शन करेंगे ना दोनों में से, तो किसी ना किसी पार्टी को नुकसान और किसी ना किसी पार्टी को नफा होगा। नफा नुकसान इनहेरेंट अब हो चुका है आपके इस कॉन्ट्रैक्ट में। कहते हैं ना कि अब वो फिट हो गया, एक पार्टी को नुकसान होगा इसमें और एक पार्टी को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि करेंसी की एक्सचेंज रेट जो है वो तो फ्लक्चुएट होगी, है ना। अगर आपने यूएस डॉलर में ये काम कर लिया तो करेंसी की एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगी दोस्तों। अब जब करेंसी की एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगी तो आपको फिर बाद में इसकी अकाउंटिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है ना,
कि अगर मैंने 6 मंथ फॉरवर्ड का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसका 6 मंथ फॉरवर्ड का मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना, और ये सेटल कब होगा 6 मंथ फॉरवर्ड, दैट मीन्स 30 जून को ये सेटल होगा। उस दिन 68 रुपीज हमारी जो है वो रेट चल रही है, स्पॉट रेट उस समय की। उस समय जब 6 मंथ आपके बीत जाएंगे तब आपकी 68 की रेट आपके सामने निकल कर आएगी। बट आज तो हम ट्रांजैक्शन का जो दिन है हमारा, ये हमारी ट्रांजैक्शन की डेट है। ट्रांजैक्शन डेट कौन सी डेट है? ये ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन हमारी स्पॉट रेट बाजार में चल रही है 65 रुपए, रुपी पर डॉलर हमारी जो रेट चल रही है वो है 65 रुपए। ठीक बात है। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं क्या करता हूं, समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, कि अगर ए बी के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इस कंडीशन के अंदर जो फॉरेन करेंसी में होने वाले फ्लक्चुएशन है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, यानी वो फ्लक्चुएशन आपके कॉन्ट्रैक्ट को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपके एक सीधे साधे कॉन्ट्रैक्ट में अब गेन लॉस होने की संभावना इनबिल्ट हो चुकी है, इंस्टॉल कर दी आपने वो सारी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिससे कि एक साधारण कॉन्ट्रैक्ट में भी अब आपको गेन लॉस हो सकता है। जो कि पहले सिंपल सी बात थी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट था, रुपया पेमेंट कर देते, काम हो जाता अपना। लेकिन आपने इसके अंदर क्या घुसा दिया? जबरदस्ती डेरिवेटिव घुसा दिया। आपने क्या किया? इसी कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती डेरिवेटिव घुसा दिया। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं हम लोग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। आगे बात समझ में, यही तो कहा था मैंने क्या कहा था आपको कि मैं एक सीधे साधे कॉन्ट्रैक्ट में डेरिवेटिव घुसा दूंगा, उसको हम कहते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव। अब इसको उल्टा समझेंगे, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर डेरिवेटिव घुसा हुआ है, छुपा हुआ है, आपको उस डेरिवेटिव को बाहर निकालना है। दैट इज आवर रोल इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दैट इज नोन एज एम्बेडेड डेरिवेटिव। और एक एम्बेडेड डेरिवेटिव में दोस्तों होस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्राइम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, ठीक है, और उस होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में छुपा हुआ रहेगा एक मनोरंजन का साधन, है ना, जहां पे गेन लॉस होने की संभावना होगी। दैट मींस कि उसमें छुपा होगा डेरिवेटिव्स। और ये इंड एस, ये आईएफआरएस आपको क्या सिखाता है? कहता है कि किसी ट्रांजैक्शन में यदि डेरिवेटिव छुपा हुआ है तो आपको उस डेरिवेटिव को बाहर निकालना है। आपको क्या करना है? उस डेरिवेटिव को बाहर निकालना है। अब दोस्तों मैं आपको डेरिवेटिव को बाहर निकालना समझाऊंगा, लेकिन एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होता है, एम्बेडेड डेरिवेटिव की और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एम्बेडेड डेरिवेटिव को हम बाहर हमेशा ही निकालते हैं या कुछ कुछ कंडीशन में नहीं निकालते। अब ये जो फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है दोस्तों, ये हम बाद में करेंगे। पहले आप एम्बेडेड डेरिवेटिव को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, एम्बेडेड डेरिवेटिव को आप निकालना समझ लीजिए, फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि कब तो आपको एम्बेडेड डेरिवेटिव को होस्ट कॉन्ट्रैक्ट से अलग स्प्लिट करके वैल्यू करना है, निकालना है, और कब आपको ये काम नहीं करना। समझ में आ गई बात आपको? तो चलिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस नॉर्मल से सीधे साधे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने घुसा दिया डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि डेरिवेटिव घुसाना हमें नहीं सीखना है, हमको डेरिवेटिव को स्प्लिट करना सीखना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या लग रहा है, डेरिवेटिव है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। अब ये क्या डेरिवेटिव है, इसको पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे पहचाना जाएगा सर कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में डेरिवेटिव है? तो देखिए, अगर हमारा ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता, यूएस डॉलर में भी होता ना ये, तो भी अपना काम कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, स्पॉट रेट पे सेटल हो जाता भाई, है ना, आज का आज ही सेटल हो जाता। लेकिन ये तो 6 मंथ फॉरवर्ड है, 6 मंथ फॉरवर्ड का मतलब फ्यूचर आ गया। फ्यूचर मतलब भविष्य के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा, और राम जाने कि भविष्य में डॉलर और रुपीस की एक्सचेंज रेट क्या होगी, ये तो हमको तो नहीं पता ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक बात बताइए, जब हमको ये बात पता नहीं है कि फ्यूचर में ये रेट क्या होगी, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम एक्सपोज्ड टू करेंसी रिस्क इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में फील कर रहे होंगे। करेंसी रिस्क जो है उसका एक्सपोजर फील कर रहे होंगे, क्योंकि अगर करेंसी के रेट में फ्लक्चुएशन आ गया तो किसी पार्टी को प्रॉफिट, किसी पार्टी को लॉस हो सकता है। तो दोस्तों 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, इस पर्टिकुलर चीज को आपको समझना कैसे है, तो एक काम करते हैं दोस्तों, सेम टू सेम इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमारे पास में एक एग्जांपल है।
है ना। इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमारा एग्जांपल है, जहां पे हमारे पास में स्पॉट रेट है, फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, ये सब कुछ दी हुई है ना। उसके अंदर मैं आपको एक काम करता हूं, रादर देन ये इमेजिनरी एग्जांपल से सॉल्व कराने के बजाय मैं आपको मॉड्यूल के एग्जांपल से ही इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट कर देता हूं, है ना। तो पहले तो आप ये समझ गए ना कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट छुपा हुआ है, तो आपको उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब आइए दोस्तों हम सीखते हैं कि पहले इसको बाहर कैसे निकाला जाता है। खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद में दोस्तों मैं आपको इस इंड एएस के फंडामेंटल जो प्रोविजंस है वो बताऊंगा, ठीक है। तो आइए हम इसके एम्बेडेड डेरिवेटिव्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। चलो तो देखो, अब एम्बेडेड डेरिवेटिव्स के ऊपर मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बताता हूं, और जो फॉरेक्स में जो हम पढ़ते हैं, एसएफएम के अंदर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं, उसका इसके साथ में क्या रिलेशन है बेसिकली। तो देखना क्या होता है ना कि जब भी अपन कोई फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, वैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो अपने को पता है। लेकिन हम इसमें जब एंटर हुए हैं तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेचर इसका नेचर क्या है। एक सेकेंड, हाँ जी। सो देखिएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमारे एक जो इंटरप्रिटेशन जो है ना, बिकॉज ऑफ हमने अगर एसएफएम पढ़ रखा है तो हमारा एक इंटरप्रिटेशन जाता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो लेन देन है वो हम किससे करते हैं, वो बैंक से करते हैं, और बैंक के साथ में एक प्रकार से हेजिंग रिलेशनशिप में चले जाते हैं। जैसे आप सब लोगों ने एसएफएम में फॉरेक्स पढ़ा है, तो एसएफएम के फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, जब भी आप किसी बाहर के व्यक्ति को माल बेचते हो या किसी फॉरेन करेंसी में सेल करते हो, तो आपका फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर जनरेट हो जाता है। तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो ही जाता है कि भाई ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें डॉलर, पाउंड, यूरो जो भी है, मतलब उसके अंदर जो भी फॉरेन करेंसी है, वो फॉरेन करेंसी का सेटलमेंट आपको करना है, तो आपको बैंक से उसका एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। जबकि यहां पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मैं आपको समझाने के लिए इसे दो भागों में बांटता हूं। एक तो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द करेंसी, और एक है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स का। ठीक है, अब ये दो अलग अलग चीज होती है। करेंसी जो आप सब लोगों ने फॉरेक्स में पढ़ा था, अब अगर आप ये करेंसी वाले रूल्स यहां लगा देंगे तो फिर बाद में कभी भी आंसर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन सेल ऑफ गुड्स, अगर सेल ऑफ गुड्स वाले रूल आप लगाएंगे यहां पे, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चंस को स्प्लिट करने के बाद में कि किस प्रकार से इस कॉन्ट्रैक्ट को हम पहले समझेंगे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा है, कौन कौन से एलिमेंट छुपे हुए हैं और उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा, उनकी फेयर वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी। नाउ हाँ जी, जैसे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में जैन 20X1 को सैम कंपनी लिमिटेड अग्रीड टू परचेज यूएसडी $20,000 फ्रॉम जेटी बैंक। ठीक है, एक सेकेंड, यही है क्या अपना क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन थोड़ी ना था, सॉरी। हाँ तो ये था, सॉरी हमने गलत इलस्ट्रेशन पिक कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं अपन, है ना, पेज नंबर 12.200 के ऊपर। सो यहाँ पे एंटिटी ए जिसकी एक फंक्शनल करेंसी है, वो एंटर्स इनटू अ यूएस डॉलर 1000 सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 20X1 विद एंटिटी बी जिसकी फंक्शनल करेंसी है रुपीज, यानी मेरी भी फंक्शनल करेंसी रुपीज, उसकी भी फंक्शनल करेंसी रुपीज, टू सेल द इक्विपमेंट ऑन 30 जून 20X1। ठीक है ना, 30 जून को मुझे वो इक्विपमेंट सेल करना है। अब आप यहाँ पे फॉरवर्ड, फ्यूचर, फॉरेक्स, डेरिवेटिव सब चीजों को भूल जाइए, सेल की एंट्री तो हमको आती है ना सर, है ना, सेल की एंट्री तो हमको आती है। छोड़िए आप फॉरवर्ड वॉरवर्ड की बातों को, भविष्य में जिस दिन सेल का दिन आ जाए उस दिन सेल की एंट्री क्या करेंगे। इलस्ट्रेशन 4 के अंदर अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछ लूं कि बताओ भाई इलस्ट्रेशन 4 में
आप लोगों को अगर मैं ये पूछूं कि सेल्स की एंट्री करनी है तो आप यही कहोगे सर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और यदि उधारी है तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। ठीक है, आपने सामान जो बेचा है वो कितने का सामान बेच दिया है जरा देख लीजिए जरा। कहता है 1000 यूएस डॉलर है, और जब आप सामान बेचेंगे 6 महीने बाद में आप सामान बेचेंगे, तो 6 महीने बाद में आपकी जो रेट है वो क्या रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूं कि 6 मंथ बाद में आपकी जो रेट है वो क्या होगी, तो ये देखिए सिंपल सी बात देखिए, स्पॉट रेट 30 जून को आपकी स्पॉट रेट कितनी है, 60 है, बोलिए यस और नो। 30 जून को आपकी स्पॉट रेट 60 है ना, तो अगर 30 जून को हमारी स्पॉट रेट 60 है तो सीधी बात है, एक काम करते हैं सर, एकदम सिंपल सा ही काम कर देते हैं, 60 रुपए के ऊपर सेल्स बुक कर देते हैं। यूएस डॉलर आएंगे, 60 रुपए के हिसाब से कन्वर्जन हो जाएगा, कोई फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर मत करो, है ना, सीधे सीधे आप क्या कर दो 60 के हिसाब से सेल्स बुक कर दो। 60 इंटू 1000 यूएस डॉलर, काम हो गया अपना, बराबर है। ये वाली बात समझ में आई आपको सबको? हाँ जी, ठीक है, चलो। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको आगे की सारी बात भी अब समझ में आराम से आ जाएगी। अब मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं आपको ये कहूं कि सेल्स की एंट्री ये ही हमको पास करनी थी तो फिर तो बाद में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। बट अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने लायक वो बात है वो ये है कि सर जी हमने तो यहाँ पे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, किस चीज का, सेल का, करेंसी का नहीं किया है, सेल का। लेकिन अब हमको यहाँ पे ये फॉरवर्ड नाम से ही वो फॉरेक्स वाला चैप्टर जो है वो हमारे दिमाग में आ जाता है, और बस हम फिर बाद में यही कह लेते हैं कि भाई हमने कहीं ना कहीं बैंक से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बैंक का नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका सिर्फ सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है। और यदि आप ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना करते, इमीडिएटली 30 जून को ही सामान बेचते, तो 30 जून को यदि आप सामान बेचते तो आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को कितने रुपए में एग्जीक्यूट किया जाता, 60 रुपीज में एग्जीक्यूट किया जाता। बहुत ही सिंपल सी बात है कि 60 रुपए में हम इसको एग्जीक्यूट कर देते, बट ऐसा है नहीं सर, हम 60 के अंदर इसको बुक नहीं कर पाएंगे, 60 में हम इसको बुक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम ये तब करते जब हम कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन हमने तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल का। तो अब यहां पे दोस्तों कौन कौन से इंड एस लग जाते हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो लगता है आपका इंड एस नंबर 115 जो कि है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, एक लगता है इंड एस नंबर 21 जो कि है हमारा फॉरेन एक्सचेंज के जो इफेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड का, अपना ये फॉरेक्स वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा हम आगे चल के पढ़ेंगे उसका है इसके अंदर इंपैक्ट। और हमारा ये इंड एस 109 वाला जो सेगमेंट है, यानी इंड एस 32, 109, 107, पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर लग रहा है। तो रही बात अकाउंटिंग की, तो स्पेसिफिकली 109 यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए सेल आपको कब बुक करनी है, सेल आपको तब बुक करनी है जब आपका कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाए। तो कंट्रोल जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता, यानी सेल जब तक हो ही नहीं जाती है, तब तक हम उसकी एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। तो हम लोग इंड एस 115 के हिसाब से सेल की जो जर्नल एंट्री होगी वो कब पास करेंगे, देखना। हम इंड एस 115 के हिसाब से सेल्स की जो जर्नल एंट्री होगी वो एंट्री हम पास करेंगे जिस दिन हमारा कंट्रोल जो है वो कमोडिटी का जो हमारे पास से है चला जाएगा, हमारे इन्वेंट्री हमारी नहीं रहेगी, हम उसको सेल कर देंगे, उस दिन हम इसकी सेल की एंट्री पास करेंगे। इसका मतलब 6 मंथ बाद में सेल्स होगी आफ्टर 6 मंथ, तो इसकी जर्नल एंट्री भी हम लोग आफ्टर 6 मंथ ही करेंगे। अब इंड एस 21 के हिसाब से ये हो गया आपका फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इंड एस 21 कहता है कि अगर आपकी सेल्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रही है तो आपको फॉरवर्ड की जो आज की प्राइस है, यानी 6 मंथ फॉरवर्ड हो रही है हमारी सेल्स, तो आपको 6 मंथ फॉरवर्ड प्राइस पर ही वो सेल्स को बुक करना चाहिए। यानी जो भी आपकी सेल्स हो रही है ना, उस सेल्स को आप 6 मंथ के फॉरवर्ड प्राइस पे बुक करें। और इंड एस 109 इसके अंदर कहता है कि अगर कोई इंड एस इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके एम्बेडेड डेरिवेटिव्स हैं तो आप उन एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को क्या कर लीजिए, अलग से स्प्लिट कर लीजिए।
तो एम्बेडेड डेरिवेटिव्स अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में होंगे तो हमको उन्हें अलग से क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। अब ये इंड एस 109 की बात को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात तो चलो समझ में आ गई कि सेल 6 महीने बाद में होगी और 6 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस जो है वही हमारी सेल का प्राइस बनेगा। इसका मतलब 55 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये 60 से नहीं हो सकता, है ना। 55 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 60 से नहीं हो सकता, क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाली सेल है। तो इंड एस 21 कहता है कि फॉरवर्ड प्राइस पे यदि कोई चीज सेल कर रहे हो तो आपको आज का प्राइस लेना है और एंट्री कब पास करनी है, जब आपकी सेल होगी तब। अब इंड एस 109 कहता है एम्बेडेड डेरिवेटिव्स के लिए आपको इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज पर इंड एस 109 एज पर इंड एस 109 हमें इस क्वेश्चन के अंदर एम्बेडेड डेरिवेटिव को स्प्लिट करना है, तो हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हमारा यहां पे होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है एंटिटी ए का एंटिटी बी के साथ में, ओके, एंटिटी ए का एंटिटी बी के साथ में। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल ऑफ गुड्स का है, ठीक है। और ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना इसके अंदर, तो सीधी बात है मैं गुड्स सेल करता मेरे को रुपया मिल जाता। मैं क्या करता, मैं गुड्स सेल करता मेरे को रुपया मिल जाता। लेकिन मैंने क्या किया यहां पर, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में एक और कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर एम्बेडेड है, एम्बेडेड डेरिवेटिव, जहां पे क्या हो रहा है, एंटिटी ए को एंटिटी बी से, बहुत ध्यान से समझना, यूएस डॉलर मिल रहे हैं। ये आपका एम्बेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक बात बताइए, जब आपको ये यूएस डॉलर मिल रहे हैं तो क्या ये ट्रांजैक्शन वन साइड ही मूव कर सकता है क्या? देखिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों को ही कुछ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होते होंगे। यानी अगर एंटिटी बी आपको यूएस डॉलर दे रहा है, ठीक है, एंटिटी बी आपको यूएस डॉलर दे रहा है, तो एंटिटी ए को बी को क्या देना पड़ेगा? अब ये मत बोल देना कि सर आप एंटिटी ए बी को सेल कर रही है तो सेल कर रहा है उसकी वजह से कंसिडरेशन मिल रहा है, वो तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको तो मैं आपको मना ही नहीं कर रहा कि एंटिटी ए एंटिटी बी को गुड से सेल कर रहा है। तो अगर इसका पैसा कंसिडरेशन भारतीय मुद्रा में आता, प्राइस जो है वो आईएनआर में आता, तो कोई बात नहीं है, यहीं पे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता। लेकिन इन लोगों को ऐसे काम थोड़ी ना चल रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ए बी को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी फंसा रहा है। अब ए फंसा रहा है या बी फंसा रहा है वो अपनी कोई उसका मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, ये दोनों आपस की सहमति से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं। तो यहां पर बी को ए को देना पड़ेगा यूएस डॉलर, और ए जो है वो बी को क्या देगा, इक्विवेलेंट आईएनआर। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को पहचानना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ए को यूएस डॉलर मिलेगा, ए बी को क्या देगा, आईएनआर देगा, तो इसी से ही तो ये डेरिवेटिव जनरेट होगा। अब कैसे जनरेट होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे देखो इस सवाल के अंदर ये कह रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ भाई तुमसे 6 मंथ फॉरवर्ड का, 6 मंथ फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 55 रुपए के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कितने रुपए में हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट, 55 रुपीज में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 6 मंथ फॉरवर्ड का। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है यहां पर कि वो तो बंदा मुझे क्या देगा, $55 के हिसाब से अब मेरे को करेंसी वो दे देगा, ठीक है। तो ये लीजिए, मैंने यहां पे मैं लेट से लिख देता हूं कि 55, ठीक है, और मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, 5,50,000 जितने भी मेरा वो बनता है ना, 1000 को 55 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी मेरा रुपीस का करेंसी बन रहा है वो मेरे को इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ करेंसी हो गया एक तरीके से। आप उसको 550 रुपया देंगे, वो आपको $55 देगा, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए ये हमको इसको अपन नोशनल प्रिंसिपल कहते हैं कि यहां पर एक जो है उसका बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स का हुआ है,
तो उसको तो सिर्फ गुड्स सेल करना है और उसको बदले में क्या मिल जाएगा, यूएस डॉलर मिल जाएगा। अब यहाँ पे यूएस डॉलर मिल जाएगा ना दोस्तों, तो आपका पहली बात तो ये कि बैंक के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। यदि आप बीच में बैंक को लेकर आ जाएंगे ना, तो उसको तो हम कहते हैं हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने बैंक के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो हेज वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बीच में बैंक आएगा तो दिक्कत हो जाएगी और फिर बाद में वो क्वेश्चन कभी समझ नहीं आएगा और हमको हमेशा उसकी उल्टी पोजीशन ही दिखती रहेगी। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हमने बैंक से एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि बैंक को हम 55 रुपए में डॉलर बेचेंगे। वो डॉलर बेचने वाली बात जब दिमाग में आती है ना, तभी ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। तो कहने का मतलब यहां पे ये हो गया कि ये जो $55 आपको मिल रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका सिर्फ बी के साथ में हुआ है। अब यहां पे बैंक बीच में आते ही खेल खत्म हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले एम्बेडेड डेरिवेटिव को पहचानना है। तो दूसरा ट्रांजैक्शन होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद में इसमें ये है एम्बेडेड डेरिवेटिव, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये करेंसी एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है आपका, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी सेल जो है वो यूएस डॉलर में करवाई है। यूएस डॉलर में करवाई है तो आपको यूएस डॉलर मिलेगा, तो आपको इक्विवेलेंट आईएनआर उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इसका अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है ये समझिए। तो यहां पे चलिए, अपनी आज की स्पॉट रेट है, ठीक है, वो 57, ये हमारे लिए कोई काम की नहीं है। ये 57 रुपीज हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ये सब हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। फिर कहता है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट हमारी 45 रुपीज है। अब 3 मंथ फॉरवर्ड 45 रुपीज है, चलो एक बार इस चीज को भी अपन छोड़ देते हैं। मैं आपको अब सिर्फ इतना कहता हूं कि चलो अब अपना एम्बेडेड डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एम्बेडेड डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट को मुझे सेटल करना है। अब मेरे को मालूम है मेरे को सेल्स कितने पे बुक करनी है भाई। चलो मेरी ये फर्स्ट एंट्री गलत हो गई, अब मुझे ये सेल्स कितनी बुक करनी है वो मेरे को पता तो चल गया। तो अब मैं सही एंट्री पास कर देता हूं ना, छोड़िए बैलेंस शीट बनाना वगैरह, आप सिर्फ सेटलमेंट के दिन ही एंट्री पास करिए। तो एंट्री हो जाएगी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स। ये लीजिए, मैंने सेल्स की एंट्री पास कर दी है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से करेंगे हम, यूएसडी 1000 डॉलर जो है इनको अपन 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 55,000 से हमारी ये एंट्री पास हो जाएगी। बोलो यस और नो। ठीक है, अब तो ये एंट्री सही हो गई ना, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स 21 है वो ये कहता है कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया है तो आप फॉरवर्ड के प्राइस के ऊपर ही सेल्स बुक करो। इसके ऊपर नीचे जो भी आपको मिल रहा है वो आपका नफा नुकसान हो सकता है। तो नफा नुकसान को हम सेल्स नहीं कह सकते, उस नफे नुकसान को तो आपको प्रॉफिट लॉस में बुक करना पड़ेगा। तो सेल्स तो आपकी इतने से ही बुक होगी, तो हमने ये सेल्स तो बुक कर दी है। बट दोस्तों आप मुझे बताइएगा, आपके पास में अब ये जो डॉलर आ रहे हैं, ठीक है ना, आपके पास में ये जो डॉलर आ रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, इन डॉलर को आपने बैंक से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आपके पास में जो 1000 डॉलर आ रहे हैं इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सीधी बात है, आपके पास तो डॉलर आ रहा है, एक तो इसमें रकम बहुत बड़ी है इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। 1000 जो डॉलर है ना ये आपके पास में आएगा, आप इसको क्या करेंगे, बैंक में जमा कराएंगे कि नहीं जमा कराएंगे, बताइए यस और नो। हेलो, हाँ जी। तो मेरे पास में सिंपल सी बात है, छोड़ो एम्बेडेड डेरिवेटिव को, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्सेप्ट और सीख लिया अपन ने कि फॉरवर्ड रेट के ऊपर सेल बुक होती है। तो सर अगर फॉरवर्ड रेट के ऊपर सेल बुक होती है तो सेल्स बुक हो गई 55 के ऊपर। लेकिन सर हमारे पास में तो 55 कोई आईएनआर थोड़ी ना आ रहा है, मेरे पास तो यूएसडी आ रहा है। तो अब मैं यूएसडी को क्या करूंगा, बैंक में जमा कराऊंगा। तो बैंक में जमा कराऊंगा तो यूएसडी का कन्वर्जन होगा ना। तो देखिएगा क्या होगा, एक प्रकार से आपके पास में आएगा अभी, मैं ऐसे लिख देता हूं, कैश या फिर बैंक इन डॉलर करेंसी। समझाने के लिए मैं इतना बड़ा नाम ले रहा हूं आपके लिए, डेबिट, कैश या बैंक इन डॉलर करेंसी डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। बेसिकली आपके पास में जो डॉलर आया है ना, डॉलर, उस डॉलर की अभी कीमत कितनी है, 1000 1000
इंटू 60 रुपीज आज का स्पॉट रेट चल रहा है। तो यदि आप इतने डॉलर को बैंक में रख देते हैं, अगर आप इतने डॉलर को दोस्तों बैंक में रख देते हैं, तो बताइए आपके बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन आपके ट्रेड रिसीवेबल तो सर 55 के ही है। तो क्या करें बताओ? प्रॉफिट लॉस में गेन बुक कर लीजिए, और क्या करना है, ये लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात? क्या अब ये ट्रांजेक्शन आपको यहां तक समझ में आया? आपके पास में डॉलर आया और आपने डॉलर को बैंक में जमा कराया, डॉलर को बैंक में जैसे ही आपने जमा कराया आपको प्रॉफिट लॉस हो गई, है ना? यहां पे इस डॉलर का अभी भी आपका कोई फिक्स रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी बैंक के साथ में नहीं हुआ है कि मैं आपको 55 में ही बेचूंगा, मैं आपसे 60 में ही खरीदूंगा, मैं आपसे 70 में ही खरीदूंगा। अगर हमारा ध्यान इस तरफ गया, इस तरफ जाते ही फिर बाद में ये क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो? इंडेक्स के हिसाब से हमने सेल्स की एंट्री बुक कर ली 55 की, कर ली भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेल्स की एंट्री बुक कर ली 55 की, रिसीवेबल खड़ा कर दिया हमने 55 से। बट रिसीवेबल वालों ने तो हमें डॉलर देने थे, उन्होंने डॉलर दे दिए, और उन्होंने जो डॉलर दिए वो मैं बैंक में गया, बैंक में जाऊंगा तो बताओ मैं बैंक में कितने रुपए पे जमा करूंगा डॉलर को? जब 30 जून को ये मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है, जब मेरे पास में 1000 डॉलर आएगा तो मैं बैंक में जमा कराऊंगा। बैंक में जमा कितने से कराऊंगा? 60 रुपीज पे कराऊंगा, ठीक है। 60 रुपीज पे कराते ही मेरा बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? 60 के हिसाब से ये बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल का तो 55 ही था बैलेंस, तो ये क्या हो गया? दैट इज माई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर सिर्फ सेटलमेंट की अकाउंटिंग करते तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और ये क्वेश्चन हो भी गया। ये लीजिए आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। अगर आप इस क्वेश्चन का क्रक्स निकाल के देखेंगे ना सारे के सारे प्रेजेंटेशन का, तो यही मिलने वाला है आपको। आपके प्रॉफिट लॉस में इफेक्टिवली ये 5 लाख का, सॉरी 5,000 का गेन जो है वो बुक होने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो अब आप ये कहना चाह रहे हो कि सेल्स और पीएनएल है, तो दोनों पीएनएल के ही आइटम, सेल्स भी पीएनएल में जाएगी और पीएनएल भी पीएनएल में जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अब आपका ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्यों ना हम इसको सेल्स ही बुक कर दें जब पीएनएल में जा रहा है, यही क्वेश्चन करना चाहते हो? हाँ, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो इसका आंसर सुनो दोस्तों। सेल्स में फॉरेन करेंसी का रिस्क आपने ले लिया है। अब जैसे मैं आपको ये कहूं कि लेट से ये कैलकुलेटर है, अब ये जो कैलकुलेटर है दोस्तों, इस कैलकुलेटर की अपनी खुद की एक प्राइस तो होती होगी ना। लेट से इस कैलकुलेटर की प्राइस है 100 रुपए। अब मान लो ये 100 रुपए की प्राइस है, ठीक है, तो ये कैलकुलेटर 100 रुपए में बिकना चाहिए, इररेस्पेक्टिव मार्केट में करेंसी में मूवमेंट्स कितना भी क्यों ना आ जाए। मान लीजिए अगर इसको मैं यूएस डॉलर में कोट करवाने जा रहा हूं, मान लो मुझे ये कैलकुलेटर बेचना है और मेरे को कोटेशन जो है वो डॉलर में देना पड़ेगा। अब डॉलर में देना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा भाई, 100 रुपए को डॉलर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका प्राइस 140 रख लेते हैं और $2 की इसकी प्राइस हो जाएगी सिंपलिसिटी के लिए, है ना। इसका प्राइस भारत के अंदर 140 रुपए है और 70 रुपए की अगर अपन रेट पकड़ते हैं डॉलर की, तो इसकी प्राइस हो जाएगी $2 बराबर। तो मैं अब यूएस मार्केट में इसको बेचने जा रहा हूं और मैं वहां पे इसको $2 में बेचूंगा। अब कल को मान लीजिए कि डॉलर आईएनआर की करेंसी का फ्लक्चुएशन ऐसा हो गया कि डॉलर आईएनआर की वैल्यू बढ़ गई, घट गई, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों बढ़ गई घट गई, उससे हमारे कैलकुलेटर का जो बेसिक सेलिंग प्राइस था इंडिया का 140 रुपए, वो तो नहीं घटेगा ना। तो मुझे एडजस्ट क्या करना है, मुझे डॉलर के कोटेशन को एडजस्ट करना है। अब कहने का मतलब, मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पर, कि मुझे सेल्स उतनी बुक करनी है जितने का सामान है। मतलब मैं सेल्स जनरली कितने पे बुक करता हूं, उतने का ही बुक करना पड़ेगा ना। उसके बियॉन्ड करेंसी फ्लक्चुएशंस को तो आपको करेंसी फ्लक्चुएशन फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस के नाम से बुक करना चाहिए, नहीं तो दो ट्रांजैक्शन एक में मिक्स हो जाएंगे और वो सही ना तो सेल्स दिखेगी और सही ना आपका प्रॉफिट लॉस दिख पाएगा, और एक ट्रांजैक्शन आपके पीएनएल से गायब हो रहेगा कि आपको करेंसी में गेन लॉस कितना हुआ। अगर मैं ये पीएनएल नहीं दिखाऊंगा, पीएनएल ये क्या है, ये पीएनएल मैंने ट्रांसफर कर दिया, ये है मेरा फॉरेन एक्सचेंज
गेन ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर ये फॉरेन एक्सचेंज गेन ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यदि दिखाया जाएगा तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा समझ में आएगा कि भाई ये लोग फॉरेन करेंसी में भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उनमें इनको गेन भी हो सकता है तो उनमें लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए दोस्तों आज की तारीख में इसकी रेट 60 की बजाय 50 हो गई तो क्या होगा, 40 हो गई तो क्या होगा। तो होगा ये कि मैं मेरी सेल्स को थोड़ी ना एडजस्ट कर दूंगा। मान लो अगर डॉलर की वैल्यू ही 0 हो गई तो क्या होगा, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही गलत एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। तो कहने का मतलब मैंने सेल तो करी है ना, इसका मतलब सेल की जो मेरी वैल्यू है वो तो फिक्स हो गई है। अब आपको उसके रियलाइजेशन के अंदर जो भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा है दैट शुड बी बुक्ड बाय द नेम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन और फॉरेन एक्सचेंज लॉस। ये है इसका कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, अपन ने 55 पे इसलिए बुक करी है क्योंकि हम 6 महीने पहले ही सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ गए थे। अब देखिए मेरी बात सुनना, जैसे मैं आपको ये कहूं, मान लो कि आपका कोई बिजनेस है और मैं आपको ये कहूं कि देखो भाई दिनेश, मेरे को 6 महीने बाद में यार एक सामान चाहिए। तो 6 महीने बाद में ये सामान चाहिए और मान लो बहुत बड़ी डील हो रही है, करोड़ 2 करोड़ रुपए की हो रही है, ठीक है ना। तो जो भी आप सामान मुझे बेचोगे, आप मुझे ये बताओ कि 6 महीने बाद की प्राइस सोचकर बेचोगे या आज की प्राइस पे बेच के निकल जाओगे। देखिएगा, देखना यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 में अगर आप देख रहे हो तो सेल कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है, जनवरी को ही हो रहा है। करना कब है, लेकिन ये 6 मंथ फॉरवर्ड में करना है। 6 मंथ फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब 6 महीने बाद होगा। तो 6 महीने बाद में जो भी प्राइस रहेंगे इन्फ्लेशन से, मान लीजिए कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है या फिर मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है, लेबर की प्राइस बढ़ जाती है, कल को अगर आप ये सारी चीजें सोच समझ कर मुझे कोटेशन ना दें तो आपको नुकसान हो सकता है आपके व्यापार में। तो आप मुझे सारा का सारा कोटेशन जो है बिल्कुल सोच समझ कर देंगे। तो आपने क्या देखा कि भाई सर को कोटेशन तो डॉलर में देना है, तो एक काम करते हैं पहले सेल का तो मैं वैल्यू तो निकाल लूं, मेरे सामान की वैल्यू क्या है। तो आपके हिसाब से आपके सामान की डेफिनेटली जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो ये है 1000 मल्टीप्लाई बाई 55। मल्टीप्लाई बाई 55 क्यों कर रहा हूं मैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। वाई आई एम डूइंग मल्टीप्लाई बाई 55, इसका मतलब ये होगा कि पहले ना आपने आईएनआर सोचा है, ठीक है ना। तो आईएनआर सोच लिया कि ये आपका आईएनआर बेसिस पर इतने का सामान मैं बेचूंगा और मेरी आज की जो फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट चल रही है वो 55 चल रही है। इसका मतलब मेरे सामान का जो मूल्य है वो तो 55 है। अब इसके, हाँ क्या कह रहे हो, अब आ गया ना समझ में। तो कहने का मतलब मैं मेरी सेल को पहले डिसाइड करूंगा, बाद में जो फॉरेन एक्सचेंज का गेन लॉस है वो तो मेरे रिपरकशंस है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाने का रिपरकशन ये हो सकता है, कल को रेट 55 के ऊपर चली गई, नीचे चली गई तो मेरा क्या होगा, होगा क्या, P&L संभालेगा उन चीजों को। लॉस होगा तो वो भी वही लेकर जाएगा, प्रॉफिट होगा तो भी वही लेके जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। हम्म। हम्म। मैं 1 करोड़ का ही सामान दूंगा आपको। हाँ। 1.5 करोड़ अच्छा, मतलब सामान की वैल्यू आपकी ज्यादा बढ़ गई। तो वो तो आपके बिजनेस का नुकसान हो गया भाई। जैसे अपन होते ना, किसी को जबान दे दी कि भाई मैं तेरे को 1 करोड़ में सामान बेचूंगा, लेकिन अब मैं वो सामान बाजार में 1.5 करोड़ में खरीद रहा हूं, अब आपको 1 करोड़ में कैसे दे दूं। अब देना तो पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर वो उसके अंदर आपका लॉस है, वो तो आपके ट्रेड्स के नॉर्मल नॉर्मल ट्रेडिंग के लॉस है। समझ रहे? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब यदि मैं आपको पहले से ये बता दूं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए में सामान बेचूंगा, अब कल को उसकी सामान की कीमत बढ़ गई तो उसका अब मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो वो तो मेरा लॉस है,
मेरे ग्रॉस मार्जिन घट जाएंगे बस, और क्या है, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ा हुआ रह जाएगा। बट सिंस यहाँ पे तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा फॉरेन करेंसी में है, तो अगर ये फॉरेन करेंसी में है तो आज आप ये देखिए कि 50, कुछ कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ, तो आज आप ये देखिए कि 6 महीने बाद में रुपए कितने मिल सकते हैं, आपको रुपए पे फोकस करना है। तो अब मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि 6 महीने बाद में रुपए कैसे कितने मिलेंगे? तो बाजार के अंदर 6 महीने के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं यूएस डॉलर के, वो को उनको आप गुणा करके देख लो कि 6 महीने बाद में यदि आपको 100 रुपीज मिलने वाले हैं, 6 महीने बाद में यदि आपको 100 रुपीज मिलने वाले हैं और उनकी कीमत उस समय कितनी होगी, नोबडी नोज। 6 महीने बाद में डॉलर की कीमत क्या होगी ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, बैंक बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उनके अंदर आपको फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं कि भाई ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 100 की जो कीमत है वो 55 बताई जा रही है आज। तो आपको समझ में आ गया, चलो भाई ठीक है, 6 महीने बाद में हम हमारे सामान को 55 रुपए में बेच देंगे। तो 55 रुपए में जब आप अपने सामान को बेच देंगे तो सीधी सी बात है, आपको सेल्स जो है वो 55 पे बुक करनी चाहिए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही पहले ही ये पता लगा लिया कि सामान बेचने की कीमत तो ये होगी। अब अगर ये कीमत बढ़ गई घट गई तो वो तो फॉरेन एक्सचेंज का गेन लॉस बुक होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया। ये लीजिए। अब सर इसको और स्प्लिट करते हैं अपन, है ना, इसको और स्प्लिट करते हैं, क्योंकि एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 इन दोनों के बीच में आ जाती है हमारी रिपोर्टिंग डेट, और रिपोर्टिंग डेट आ जाती है तो उस दिन अपने को बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। बैलेंस शीट बनानी पड़ती है तो उस दिन अपने को अपनी पोजीशंस दिखानी पड़ेगी ना। अब जो पोजीशंस हम दिखाएंगे वो पोजीशंस का वैल्यूएशन जो है वो कैसे किया जाएगा, वो बात आप समझिए, ठीक है ना। अब अपन काम यही करने वाले हैं, यही काम होगा, बट इसको हम थोड़ा स्प्लिट कर करके काम करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डेट को कोई एंट्री नहीं की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट डेट जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ उस दिन हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कोई एंट्री नहीं होती है। प्रीमियम वगैरह कुछ है नहीं ना इसके अंदर, इसलिए प्रीमियम वगैरह होता तो हम उसको कर लेते बुक। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट डेट को तो हमने इसकी कोई एंट्री नहीं की, काम हो गया चलो अपना। अब एक काम करते हैं, रिपोर्टिंग डेट जो है हमारी, कौन सी है रिपोर्टिंग डेट बताइएगा जरा। 31 मार्च है क्या? हाँ, 31 मार्च है हमारी, ठीक बात है। तो रिपोर्टिंग डेट हमारी 31 मार्च है, तो 31 मार्च को मुझे क्या करना चाहिए? तो बस अब आपको ये समझना है, 31 मार्च को फॉरवर्ड, ये जो आपका एम्बेडेड डेरिवेटिव एलिमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, ये तो आप समझ गए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये एम्बेडेड डेरिवेटिव एलिमेंट तो है। अब इस एम्बेडेड डेरिवेटिव को बाहर निकालना है। अब उसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? देखिए, 31 मार्च को हमारी जो रेट है ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट की जो 3 मंथ आगे का चल रहा है, 3 मंथ फॉरवर्ड। अरे भाई ठीक है भाई, ओके। हाँ, तो देखिए यहां पे 31 मार्च को जो 3 मंथ फॉरवर्ड हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, रुपी पर यूएसडी, ये है आपका 45 का रेट चल रहा है। अब आप इस रेट से क्या समझेंगे, है ना, इस रेट से इंटरप्रिटेशन आपको क्या लेना है? आप ये मान लीजिए कि 31 मार्च को यदि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो क्या होगा, बताइए। अगर 31 मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा क्या? अभी आया समझ में? तो अभी प्रॉफिट से लॉस तक की जर्नी काफी बड़ी रही है, बट है क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वही बात है। तो मतलब मेन चीज वही है कि देखो, इंटरप्रिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों के अंदर। एक जरा सी गलत अपन ने अगर यहाँ पे सोच देख ली ना, तो फिर बाद में फिर इधर का उधर हो जाएगा। वो हमेशा अपने को वो प्रॉफिट दिखेगा, लॉस कभी दिखेगा ही नहीं। तो 31 मार्च को इस एम्बेडेड डेरिवेटिव का आपको वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा कि वैल्यू क्या चल रही है एम्बेडेड डेरिवेटिव की।
तो आप कह रहे हो सर कि 31 मार्च को हमारी रेट है 45, ठीक है, कितने की रेट चल रही है 45, जबकि आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कितने की करने की सोच ली 55। वो तो आपने करेंगे ना, वो तो सेल तो आप करेंगे, मान लो आज ही आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते तो आपके हिसाब से वो दोस्तों क्या होता कि आपने जो पहले सोची थी रेट वो क्या थी, वो 55 रुपीज थी, तो आपने ये तो सोच लिया ना कि मेरे को 55 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जबकि मान लो आज ही आपका ये सब कुछ सेटलमेंट हो गया तो 55 तो आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति तो आपको $1000 देगा 31 मार्च को, ये व्यक्ति तो आपको $1000 देकर भाग जाएगा और डिलीवरी लेकर चला जाएगा। अब आप इसको जब बैंक में जमा कराएंगे तो आपको तो 45 रुपए के हिसाब से ही पैसा मिलेगा, है ना, जबकि आपने सपने तो सोचे थे कि 55 रुपए मिलेंगे, लेकिन मिल रहा कितना आपको 45 ही मिल रहा है। तो जब आपको 45 ही मिल रहा है तो सोचिए आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब नुकसान होगा, अब ये एक्चुअल में तो नुकसान नहीं है, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ माय एम्बेडेड डेरिवेटिव एलिमेंट। अब डेरिवेटिव एलिमेंट का नुकसान कैसे बुक होता है, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। तो आइए इस नुकसान को बुक करते हैं। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट लॉस ऑन डेरिवेटिव हो गया, ये क्या है आपका लॉस ऑन डेरिवेटिव्स, ठीक है। 2 डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्या कहेंगे इस लॉस को हम, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। कितने का लॉस हुआ 45 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई 1000 बराबर है ना, बराबर है कि नहीं। एक तो ये इतना ज्यादा क्यों करते हैं, इतने सारे नंबर, 100 रुपए का ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया करो यार, है ना, समझाने में भी इजी रहता है, लिखने में भी इजी रहता है। तो 31 मार्च को ये पोजीशन हो गई आपकी और आपके बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी दिख रही है। अब दोस्तों ये बताइए 31 मार्च को क्या ये एंट्री पास करना जरूरी है। दोस्तों आपको पता है बहुत सारे एंटरप्राइज ऐसे होते हैं जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये एंट्री कोई नहीं डालता अपने बुक्स के अंदर। मतलब प्री IFRS जमाने की बात करूं, मतलब प्री इंडेस, इंडिया में इंडेस आने के पहले की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे थे इसको हटा देते हैं, बोले क्यों करना है ये सब चीजें, और इंडेस ने इसको कंपलसरी कर दिया। दोस्तों अब क्यों कंपलसरी कर दिया, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट का दूसरा नाम मैंने आपको पहले भी बताया था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। अब आपकी बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखानी चाहिए, तो क्या 31 मार्च को आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इतने रुपीस की कमी हुई है नहीं हुई है, इतने रुपए की फाइनेंशियल पोजीशन में कमी हुई है, ये लायबिलिटी बनी है आपकी। अब हो सकता है भविष्य में यही लायबिलिटी आपके लिए एसेट बन जाए, मतलब प्रॉफिट जनरेट कर दे, बट आज तो नहीं कर रही है ना ये, आज तो आप लॉस में हो ना। यदि आज के आज ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाए तो बताइए आपको लॉस होगा कि नहीं होगा, बस तो हम आज की बुकिंग कर रहे हैं। अब आपको देखो मैंने क्या कहा था, ओवरऑल तो इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे फायदा हो रहा है, मैंने तो पहले ही बता दिया ये वाली बात आपको। तो जब ओवरऑल इस कॉन्ट्रैक्ट में फायदा हो रहा है तो आज की आज मैं इस चीज को बुक कर रहा हूं। किस चीज को बुक कर रहा हूं, मेरे एम्बेडेड डेरिवेटिव्स एलिमेंट को मैं स्प्लिट जो मैंने किया वो मेरा एम्बेडेड डेरिवेटिव आज वैल्यू हो रहा है। अब उसका वैल्यूएशन कितना हो रहा है, लॉस साइड के अंदर हो रहा है, ठीक है, लॉस साइड मैंने बुक कर दिया। अब 31 मार्च को इस चीज को बुक ना करें तो इनफैक्ट गलती है, करने में गलती नहीं है, क्योंकि 31 मार्च को आपकी पोजीशन जो है वो सबको पता चलनी चाहिए, एक्चुअल में आप आज अपने लॉस पोजीशन में हो। कल हो सकता है आपको लॉस और भी ज्यादा हो जाए और कल आपको हो सकता है लॉस कम हो जाए और आपको प्रॉफिट हो जाए, कल की कल देखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट होती है डेट स्पेसिफिक। अगर बैलेंस शीट 31 मार्च की बन रही है तो बैलेंस शीट में सिर्फ 31 मार्च की चीजें हैं, 31 मार्च तक की चीजें हैं, आगे की जब बैलेंस शीट बनेगी तब आगे की पोजीशन उसके अंदर आ जाएगी। आगे बात समझ में। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट डेट की नो एंट्री, रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च को डेरिवेटिव आपका जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है आपने उसको एक तरीके से रिवैल्यू कर दिया है, रीमेजर कर दिया है इतने रुपए का लॉस बुक करके। चलिए अब आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट दिन पर, जो कि अपना 6 मंथ फॉरवर्ड आ चुका है जनवरी 30 जून को ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा सेटल होगा। तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे 30 जून को इसकी एंट्री बताता हूं कि 30 जून को मुझे एंट्री क्या पास करनी है। तो 30 जून को एक तो मैं सेल की एंट्री पास करूंगा,
ये लीजिए सेल वाली एंट्री यहां से पकड़ के कॉपी कर देते हैं, कॉपी और पेस्ट कर दी भाई जी। ट्रेड रिसीवेबल को मैंने सेल्स की एंट्री पास कर दी, 30 जून को मेरी सेल्स हो गई है। सेल्स कितने से बुक करनी पड़ेगी? जो मेरी पहले निश्चित हो चुकी थी 55 रुपीज की रेट, उसी रेट पर मैं सेल्स बुक करूंगा। इज दैट क्लियर? ये वाली बात तो आपको पहले ही समझ में आ गई थी, है ना, कि इसको तो अपन प्री डिटरमाइंड फॉरवर्ड रेट से ही सेल्स बुक करते हैं। तो कर दी मैंने सेल्स बुक सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या मुझे 30 जून को मेरे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज तो सेटलमेंट का दिन है। सेटलमेंट के दिन मुझे मेरे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा। सेम 30 जून को आई नीड टू रिवैल्यू माय डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। और रिवैल्यू कैसे होगा? फेयर वैल्यू थ्रू P&L। आइए जरा देखते हैं आज की रिवैल्यू क्या कहती है। आज का रिवैल्यूएशन का दिन जो है वो हमें क्या कहता है, बताओ जरा। ओके, तो आज अगर हमारा सेटलमेंट होता तो $1000 जो मिलता उसको मैं क्या करता, 60 में बेच पाता। कितने में बेच पाता मैं? 60 रुपए में बेच पाता। जबकि मैंने पहले उसका रिवैल्यूएशन करके उसकी वैल्यू कितनी बुक कर ली है दोस्तों? 45 पे लेके आ गया हूं मैं उसको, समझ रहे हो ना मेरी बात? 55 का था, उसको मैं 45 पे लेके आ गया 31 मार्च को। इसका मतलब ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी 45 पे तो आ चुकी है। अब आज इसे मुझे वापस कहां पे लेके जाना है? 60 पे लेके जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तरीके से देखा जाए तो आज मुझे मेरे पुराने वाले 45 के कॉन्ट्रैक्ट को 60 पे वापस लेके जाना है। तो मुझे 15 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है ना। अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे समझिएगा जरा। स्प्लिट कैसे करना है? अभी आपका 15 रुपए का फायदा है, आपने नुकसान पहले कितना बुक किया? आपने पहले नुकसान कितना बुक किया? 10 रुपए का नुकसान बुक किया, ठीक है। तो आपको फिर 15 का फायदा कैसे हो गया? अरे सर कैसी बातें करते हो, फायदा तो कितना भी हो सकता है। अब 15 रुपए का गेन है, इसका बस ब्रेकअप कर दो। इसमें जो पुराना वाला जो 10 रुपए का नुकसान था ना आपका, उसे तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, और 5 रुपए का गेन बुक करना पड़ेगा, फ्रेश गेन बुक करना पड़ेगा। तो पुराना वाला 10 रुपए आप क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे और 5 रुपए का फ्रेश गेन बुक कर देंगे, ठीक है। तो 15 रुपए का गेन कैसे बुक होगा? ये लीजिए, मैं अभी बुक कर देता हूं आपका गेन टू प्रॉफिट एंड लॉस। 15 रुपए का गेन बुक कर लू मैं, कितने पे? वही $1000 पे। ये लीजिए मैंने कर लिया, 15 का गेन बुक कर लिया मैंने। आओ बताओ डेबिट किस किस को करेंगे? डेबिट किस किस को करेंगे बताओ? डेबिट किसको करेंगे? वेरी गुड। तो जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना हमारी, मैंने क्या कहा था? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कभी तो प्रॉफिट कभी लॉस, है ना, पता ही नहीं है लायबिलिटी है या एसेट्स है, भविष्य में मालूम पड़ता है उनका। तो जो पुरानी लायबिलिटी है वो कोई काम की नहीं रही। इनफैक्ट अब आपको 15 रुपए का गेन हो चुका है। जब 15 का गेन हो चुका है, जो पुरानी लायबिलिटी आपने 10 रुपए पर बुक कर रखी है, आप उसको क्या कर दीजिए? आज पूरा रिवर्स कर दीजिए। कर दिया मैंने, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिवर्स कर दिया है। कितने रुपए से रिवर्स कर दिया? 10 के हिसाब से। तो जो भी लॉस पहले बुक किया था ये, है ना, ये सारा का सारा आप अब क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। कर दीजिए, ये लीजिए सर जी, कर दिया हमने, इसको तो रिवर्स कर दिया। अब बचा हुआ दोस्तों जो 5 का गेन है ना, बचा हुआ जो मेरा ये 5 का गेन है, इस गेन को मैं क्या बुक करूंगा? डेरिवेटिव फाइनेंशियल, बोलिए, असेट्स। समझे कि नहीं समझे? ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स हमारा क्रिएट हो गया। तो आप इसको इस प्रकार से रीवैल्यू करेंगे 30 जून। बट सर मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट का तो सेटलमेंट होने जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होने जा रहा है
तो आप तो जानते हैं कि वो आपको 1000 देगा और आप उसको बैंक में जमा कराकर 60 निकाल लेंगे, 60 रुपीज से पैसा जो है वो आप निकाल लेंगे। तो सीधी बात है दोस्तों, अब सेटलमेंट के समय पर ये जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स है 5 तो आपको इसके भी मिलेंगे, ठीक है, और 55 आपको इसके भी मिलेंगे। तो कैन आई से कि आपको टोटल 60 मिलेंगे? बोलिए यस और नो। 55 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। अच्छा, दोनों कहां से मिलेगा आपको? बैंक से मिलेगा। लेकिन बैंक से कैसे मिलेगा? जब ये ट्रेड रिसीवेबल देगा तो ही मिलेगा ना। तो अब आपको क्या करना होता है, लास्ट दिन अपने डेरिवेटिव पोजीशंस को अपने रिसीवेबल पेएबल पोजीशंस के अंदर ट्रांसफर करके क्लोज करना है। अब आज मुझे ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स का खाता बंद करना है, तो मैं कैसे बंद करूंगा? इस खाते को मैं ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में ले जाऊंगा और डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स का खाता क्लोज कर दूंगा। ये लीजिए क्लोज हो गया है। कितने अमाउंट से? कर दिया, चलो खाता क्लोज कर दिया। अब क्या होगा पता है? आपके ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू देखिए दोस्तों, 60 लाख रुपए हो गई है। बोलो यस और नो। हो गई ना? ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आपको 60 लाख रुपए यहां पर आपको मिल चुकी है। अब आपके पास में जैसे ही ये ट्रेड रिसीवेबल आपको क्या देगा? डॉलर देगा। आप डॉलर रिसीव की एंट्री पास करेंगे। और बट अब आपको पता है, सीधी बात है, डॉलर आपके अकाउंट में जैसे ही आएगा वो 60 से कन्वर्ट होकर 60 लाख ही बदल जाएगा। तो इफेक्टिवली आप एक शॉर्टकट एंट्री पास करें यहां पर, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट आपका सेटल हो गया। बताइए। तो भी आपको एंट्री तो कन्वर्ट करके करनी पड़ेगी ना। तो फिर बाद में आपको यहां पे बैंक में, मान लीजिए आपके पास में ये डॉलर ही है, तो आपको बस यहां पे ऐसे लिख देना है, क्योंकि आप अपनी रिपोर्टिंग करेंसी तो यही रखेंगे, ठीक है ना? बैंक डॉलर करेंसी, बस एक ऐसी बैंक है जहां पे आपके पास में डॉलर में बैलेंस पड़ा है, तो ये डॉलर करेंसी वाला बैंक हो गया। इस डॉलर करेंसी में आपके डॉलर कितने पड़े हैं? तो वो डॉलर कितने पड़े हैं वो आप इसको नए सेंस में बताइए। यूएस डॉलर 1। हाँ, फिर ये रिवैल्यू होते जाएगा क्योंकि ये आपका मॉनेटरी आइटम है ना। नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड क्या है? ये तो डेली रिवैल्यू होता रहेगा, बट अपन करते हैं रिपोर्टिंग पीरियड पर ही है। तो कहने का मतलब, यदि आपके बैंक में डॉलर पड़ा है ना, तो डॉलर तो ऐसे लिख नहीं सकते आप कि बैंक अकाउंट डेबिट $1000। अरे भाई, हमारा तो इंडिया है, हम तो भारत के अंदर बैठे हैं, हमारी रिपोर्टिंग करेंसी मुद्रा है वो है आईएनआर, तो आईएनआर में ही एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आपके पास में कन्वर्ट हो जाए या फिर डॉलर पड़ा रहे, अभी तो यही एंट्री होगी। बट अगर डॉलर आपके पास में आ गया और आपने उसको अभी तक कन्वर्ट नहीं कराया है, तो बाद में दोस्तों फिर बाद में क्या होगा? बाद में फिर से आपके प्रॉफिट लॉस हो सकते हैं, क्योंकि आपने डॉलर होल्ड करके रखा था, कन्वर्जन करने के लिए बैंक को मना कर दिया। कल को 30 दिन बाद में डॉलर की रेट फिर से बढ़ गई, घट गई, तो उतना नफा नुकसान भोगने के लिए फिर से तैयार रहिए। उतनी तो बात है, समझ गए? अब आई बात समझ में अच्छे से? अब देखो, इसके ऊपर अपन और भी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं अब आपको कहता हूं कि अब आप आइए अपने एक सोलर पैनल का करके कुछ क्वेश्चन है, सोलर सोलर करके, ये देखो ये रहा। ये है आपका सवाल सर जी 12.135 नंबर पेज पे, 12.135 नंबर पेज पे। आइए देखिए क्या कहता है। परचेज कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड इन अ फॉरेन करेंसी। इस बार ये परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ जनवरी X1 को एबीजी प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाई सोलर पैनल। अब दोस्तों यहां पे सेल करने की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात क्या हो रही है? सोलर पैनल, सोलर पैनल खरीदने की बात हो रही है। A&A एसोसिएट से खरीदेंगे, जो फर्म है बेसिकली यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ये फर्म है, ठीक है ना।
फॉर विच डिलीवरी इज ड्यू आफ्टर 6 months दैट इज ऑन 30th June 20x1। अब आपका 30 जून को आपका 6 महीने बाद में इसका डिलीवरी होने वाला है। तो वही बात है, ये वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया। परचेज प्राइस सोलर पैनल का आज बता दिया गया $50 मिलियन, यानी परचेज प्राइस जो है वो आपका $, क्या है, 50 मिलियन। अब दोस्तों अगर आप समझिएगा जरा, अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूं, इसके अंदर भूल जाइए एम्बेडेड डेरिवेटिव फॉरवर्ड फ्यूचर, मुझे आप बताइए सोलर पैनल की कीमत क्या है, सोलर पैनल की कीमत क्या है बताइए। हाँ जी, तो दोस्तों अगर मुझे आज ही ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल करना है ना, तो मुझे तो $50 मिलियन देने पड़ेंगे। अब दोस्तों ये $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने का कॉन्ट्रैक्ट है ये, $50 मिलियन का। अगर इसकी नॉर्मल प्राइस की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको 6 महीने बाद में बेच रहा हूं, कितने महीने बाद में बेच रहा हूं, 6 महीने बाद में, तो 6 महीने का फॉरवर्ड रेट हमारा 65 है। इसका मतलब इसकी जो प्राइस होगी वो 65 × 50 होगी वैसे देखा जाए तो। लेकिन अगर मैं इसको आज का आज ही अगर सेल परचेज कर लेता हूं तो मुझे आज के स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब 6 महीने बाद में 65 और आज इसकी वैल्यू कितनी है, 60। ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्यों सर 60 और 65 आप क्यों ले रहे हैं, ऐसा मतलब इनकी वैल्यू में चेंज क्यों आ रहा है? अब सीधी बात है, ये डॉलर डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट है। अब डॉलर डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें आपको करेंसी रिस्क तो रहेगी ही रहेगी। 6 महीने बाद में प्राइस आज की प्राइस के साथ में मैच तो नहीं खाएंगे ना। बट तो इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं कि ये जो सेल और परचेज के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, अगर फॉरवर्ड नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है तो फॉरवर्ड की रेट से ही आपको सेल और परचेज की एंट्री डालनी चाहिए, है ना। फॉरवर्ड की रेट से ही आपको सेल परचेज की एंट्री डालनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो भी करेंसी जो रिस्क है उनको आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर बुक करना चाहिए। तो एकदम जस्ट रेसिप्रोकेट हो गया हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन। और देखिएगा हमारे तो भारत में रुपीस जो है वो हमारी करेंसी है, और जो A&A जहां से हम ये खरीद रहे हैं, A&A जो सप्लायर है हमारा, उसकी जो करेंसी है वो दिरहम है ना। तो ये व्यक्ति अरब वाला व्यक्ति है, तो इसकी जो करेंसी है वो दिरहम है। ऑब्लिगेशन टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट इन $, हैज बीन इवैल्यूएटेड टू बी एन एम्बेडेड डेरिवेटिव। देखिए अगर दोनों व्यक्ति रुपीस और दिरहम वाले ना तो रुपीस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना दिरहम में कॉन्ट्रैक्ट, वो तो तीसरे ही करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं $, के अंदर। तो दोस्तों इन लोगों को ना मनोरंजन बहुत पसंद है ट्रांजैक्शन के बीच में, तो ये लोग बीच के अंदर क्या लेके आ रहे हैं, ये लोग बीच में एम्बेडेड डेरिवेटिव घुसा रहे हैं बिना फालतू का। और जब एम्बेडेड डेरिवेटिव घुसाएंगे तो प्रॉफिट लॉस तो होगा ही होगा। अब वो प्रॉफिट लॉस को आपको एम्बेडेड डेरिवेटिव के अंदर क्या करना है, रिवैल्यू करते चलना है। एक्सचेंज रेट्स आपकी अलग अलग दिन को अलग अलग इस प्रकार से दी हुई है, एनालाइज करिए। एनालाइज क्या करना है, पूरी की पूरी अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो पूरी बता देनी है अपने को, पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देना है। चलिए बताइए सबसे पहले मैं क्या करूं, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होऊंगा उस दिन मैं क्या एंट्री करूंगा, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस दिन कोई एंट्री नहीं होगी भाई साहब, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड नेचर का है कॉन्ट्रैक्ट, भविष्य में होगा ये। तो अब रिपोर्टिंग डेट को कुछ तो करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग डेट को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग डेट को मुझे ये करना पड़ेगा कि मान लो आज ही ये सेटल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बुक करूं। तो सीधी बात है, यदि मेरा कॉन्ट्रैक्ट आज ही सेटल हो जाता है तो मैं इसको कैसे बुक करूंगा, बताओ, आप बताओ इस बार। है ही नहीं क्या इसके अंदर? अच्छा ओके, इसके अंदर कोई रिपोर्टिंग डेट है ही नहीं, सीधा सीधा 6 महीने की बात कर रहा है क्या ये? स्पॉट रेट 1 जनवरी का है, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट भी दे रखा है, स्पॉट रेट ओके। सो 31 मार्च को रिवैल्यूएशन का कोई स्कोप है ही नहीं हमारे पास में, अब तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। सो 31 मार्च के दिन हमारे पास में कोई रेट्स वगैरह ही नहीं है, तो ये हमसे चाहते ही नहीं है कि हम रिवैल्यूएशन करें। और इनके हिसाब से रिपोर्टिंग डेट भी है ना, मुझे लगता है जनवरी के बाद में दिसंबर वाली होगी, तभी इन्होंने बीच में कुछ दिया नहीं है, तो इनका क्वेश्चन जैन टू दिसंबर वाला रहेगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अगर हमारे पास में रेट्स ही नहीं अवेलेबल है तो हम रिवैल्यू करेंगे भी कैसे उसको। चलिए तो फिर बाद में सेटलमेंट वाले दिन आ जाते हैं। सेटलमेंट वाले दिन आ जाते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट रिपोर्टिंग डेट इसके अंदर बीच में नहीं है,
तो डायरेक्ट सेटलमेंट का काम करते हैं। सेटलमेंट वाले दिन मुझे, सिंस मैं परचेजर हूं ना, तो मुझे तो परचेज की एंट्री डालनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये सोलर पैनल मेरे लिए क्या है? अगर सोलर पैनल मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो मैं पीपीई में डेबिट करूंगा। सोलर पैनल मेरे लिए इन्वेंट्री है तो मैं उसको इन्वेंट्री यानी परचेज अकाउंट में डेबिट करूंगा। इन्होंने बता नहीं रखा है हमारे लिए सोलर पैनल जो है वो है क्या। तो सोलर पैनल को बहुत सोच समझ के करस्पॉन्डिंग हेड्स में डेबिट कर दीजिए। परचेज होगा तो परचेज, एसेट्स होगा तो एसेट्स अकाउंट। और टू साइड में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। अब आप जानते हो कि सेल की एंट्री जैसे वहां पर फॉरवर्ड प्राइस पे डाली जाती है, वैसे ही परचेज की एंट्री आपकी फॉरवर्ड प्राइस पे डाली जाएगी, क्योंकि इसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव एलिमेंट है। अगर मैं आपको ऐसे सिंपल सी कह दूं कि छोड़ो सर एम्बेडेड डेरिवेटिव को, तो क्या होगा इसके अंदर? सीधी बात है, $50 मिलियन को स्पॉट रेट से गुणा कर लीजिए, 66 से गुणा कर लीजिए, 50 मल्टीप्लाई बाई 66, आपका काम हो जाएगा। बट ऐसा गलत है, ऐसा हम कर नहीं सकते। 50 मल्टीप्लाई बाई 66 मतलब आपने करेंसी के भी गेन लॉस को सोलर पैनल का पार्ट बना दिया, जो कि अलाउड नहीं है। समझ गए? परचेज की एंट्री किससे डलेगी? जो आपका फॉरवर्ड प्राइस तय हो गया था। सेल की एंट्री किससे डलेगी? जो आपका फॉरवर्ड प्राइस तय हो गया था। इसका मतलब उस फॉरवर्ड प्राइस के अंदर बाद में कोई उछाल ऊपर की साइड में नीचे की साइड में आता है, तो दैट इज टू बी रूटेड विद द हेल्प ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ऑफ योर एम्बेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब कितने वैल्यू से करेंगे? बताइए बताइए, क्या होगी एंट्री? $3250,000 डायरेक्ट अमाउंट बता रहे हो क्या? 50 इंटू 65, 50 इंटू 65, ये लीजिए 3250 मिलियन से एंट्री हो जाएगी, है ना? तो यहां पे अपन लिख देते हैं रुपीज इन मिलियन। ठीक है ना? 3250 से हमारी ये वाली एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने एंट्री पास कर दी है परचेज की। अब हमें इस दिन डेरिवेटिव का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे करेंगे रिवैल्यूएशन और क्या एंट्री होगी बताइए जरा। इस दिन हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे डेरिवेटिव का, तो क्या एंट्री होगी रिवैल्यूएशन की, डेरिवेटिव को फेयर वैल्यू करने की, और कितना प्रॉफिट लॉस हो जाएगा? ये होगी क्या बोलते हैं, ओके। देखिए हमारा ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हुआ है वो 65 का हिसाब से हुआ है। ठीक है, इसको इंटरप्रिटेशन अब आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया है, लेकिन आपका सेटलमेंट तो 66 पे ही करना पड़ेगा ना। बैंक वालों से इंश्योरेंस थोड़ी करा के बैठे थे 65 रुपए का। बैंक ऐसे, ये देखिए ये सारे ट्रांजेक्शन में बैंक गायब है। जिसने बैंक के बारे में सोच लिया ना कि मैंने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बस उधर ही खेल खत्म, नहीं आएगा फिर कभी भी समझ में, है ना? तो जो फॉरेक्स वाले जो रूल होते हैं ना, वो अगर यहाँ पे आपने लगा दिए, क्योंकि वहां पे अपन हेज करते हैं फॉरेक्स में, बाय डिफॉल्ट हम लोग हेजिंग करते हैं। अगर आपको याद है तो, अगर आपने सामान खरीदा है तो आप डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बैंक से ले लेते हो, और यदि नहीं उल्टा बोल दिया क्या, अगर आपने सामान बेचा है तो डॉलर आप बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बैंक से ले लेते हो, और यदि आपने सामान खरीदा है तो आपको डॉलर परचेज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है। तो डॉलर परचेज करने का आप हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी ऑफ सेट पोजीशन आप लोग लेके बैठ जाते हो। डॉलर रिसीवेबल है, फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड में सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। डॉलर पेबल है तो डॉलर के परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ये काम हम करते हैं वहां पे फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर के अंदर। अब जिन लोगों ने नहीं कर रखा फॉरेक्स का चैप्टर, एसएफएम पढ़ नहीं रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काफी सारे जो लोग होते हैं वो एफआर एसएफएम आगे पीछे करते रहते हैं, तो उनको ध्यान होगा ये। समझ में आई मेरी बात आपको? देखो इसमें क्या है ना कि ये स्वैप्स, देखिए सब चीजें जो है डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स में आने को तो कुछ भी आ सकता है, पर मैं तो कहता हूं कि ये कॉल पुट यहां तक भी इंस्टीट्यूट पहुंचा नहीं है अभी तक। तो भगवान जाने ये कब आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। बट अगर मैं आपको ये कहूं कि सिलेबस का पार्ट है क्या ये स्वैप्स वगैरह है, तो सब कुछ है, सब कुछ है। स्वैप हो गया, ऑप्शन हो गए, फॉरवर्ड हो गए, फ्यूचर हो गए, जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सब हमारे एसी का पार्ट है। लेकिन अगर आप इनमें से किन्हीं भी डेरिवेटिव्स को सीख गए ना पूरी तरीके से, तो फिर बाद में आपका पूरा का पूरा जो डेरिवेटिव वर्ल्ड है वैसे ही फंक्शन करता है।
तो मेन तो एक तो डेरिवेटिव का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दूसरा एम्बेडेड डेरिवेटिव स्प्लिट करना सीख गए तो फिर बाद में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को काम में ले सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग फिर चाहे किसी की भी हो सेम टाइप की होती है, नाम है वो तो स्वैप वगैरह है जो अलग अलग, समझ रहे हो। हाँ तो बताओ अब क्या करना चाहिए मुझे। आज मेरे को तो 66 रुपीज देने पड़ेंगे ना भाई, तो जब आज मेरे को 66 देने पड़ेंगे तो 50 और 66 ये मेरे को देना पड़ जाएगा। बट मैंने सोचा तो 65 का ही था ना, तो कितने का लॉस हो गया, 65 माइनस 66 का हो गया ना। -66 मल्टीप्लाई बाय, मुझे लॉस कितने का हो गया है, 50 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पे इतने का मुझे लॉस हो गया। एंट्री क्या पास कर दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, पुराने जमाने में क्या करता था मैं, ये लॉस को परचेज का ही पार्ट बना देता था, यानी इसी एंट्री को 65 की बजाय मैं 66 से बुक कर देता था और काम खत्म अपना। जबकि ये तो बात गलत हो गई ना, ये बात इसलिए गलत हो गई क्योंकि सही मायने में सोलर पैनल का जो परचेज मूल्य है वो तो 65 के हिसाब से डिसाइड किया गया था, तो 65 के हिसाब से ही परचेज में एंट्री पड़ी रहनी चाहिए। बाद में अगर करेंसी में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो वो फ्लक्चुएशन तो आपका गेन लॉस है, तो गेन लॉस बुक करिए ना। P&L अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ठीक है। और इसका वैल्यूएशन हो गया है तो कितना हो जाएगा देखिए, 65 एक ही तो है, सॉरी 50 रुपए, 50 रुपए का नुकसान, 50 मिलियन का नुकसान आपको। बताइए समझ में आ गया। अब आपको सेटल करना है ना कॉन्ट्रैक्ट, सेटल करना है तो मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव पोजीशंस आपकी रिसीवेबल पेएबल में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो चलिए कैसे ट्रांसफर करेंगे, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल। 50 रुपए आप ट्रेड पेएबल में ट्रांसफर कर दीजिए और एंट्री पास कर दीजिए, ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट कर दीजिए कितने का, 3300 का। ये लीजिए हो गई आपकी एंट्री, 3300 का पेमेंट। और नॉर्मली हम पहले भी क्या करते, 66 मल्टीप्लाई बाई वो क्या है 50 मिलियन, अगर आप करेंगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 66 मल्टीप्लाई बाई 50 दैट इज योर पेमेंट। इस पेमेंट को बुक करिए आप, ना कि इस 66 से पूरा का पूरा परचेज बुक करें। परचेज की बुकिंग इस प्रकार से होगी, छुपे हुए डेरिवेटिव्स को निकालना पड़ेगा, 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से रिवैल्यू करना पड़ेगा। नहीं थी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे इसको सेटलमेंट वाले दिन रिवैल्यू कर लेंगे और फिर बाद में सेटलमेंट के दिन आपकी डेरिवेटिव ओपन पोजीशंस को आपके रिसीवेबल पेबल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और रिसीवेबल पेबल को पेमेंट कर दिया जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब एक काम करिए, अब आप लोग आइए इलस्ट्रेशन 16 में आ जाइए आप सब लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 16 में आ जाइए, पेज नंबर 12.141। ठीक है, अब दोनों चीजें अपन ने कर ली है बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चन अभी आपको क्लास में करना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 एक बार मैं आपको बता देता हूं। फॉरेन करेंसी एम्बेडेड डेरिवेटिव, कंपनी ए जो एक इंडियन कंपनी है जिसकी फंक्शनल करेंसी है रुपए, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज मशीनरी फ्रॉम एन अनरिलेटेड लोकल सप्लायर कंपनी बी। फंक्शनल करेंसी जो कंपनी बी का भी है रुपए, दोनों की फंक्शनल करेंसी रुपीज है और कॉन्ट्रैक्ट डिनोमिनेटेड है यूएसडी के अंदर। तो इसका मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट यूएसडी में है ना तो इनको अब वो मनोरंजन चाहिए ट्रांजैक्शन में, अब वो मनोरंजन
वो एंटरटेनमेंट इनको मिलेगा एम्बेडेड डेरिवेटिव से, क्योंकि इनको गेन लॉस की वो भी है ना, मतलब चाह रखते हैं ये लोग गेन लॉस। फिक्स प्राइस होने के बाद में भी बाद में क्या करते हैं, डेरिवेटिव डाल देते हैं जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस डेरिवेटिव से एक पार्टी को फायदा, एक को नुकसान होता है। सिंस द मशीनरी सोर्स बाय द कंपनी बी फ्रॉम अ यूएस बेस्ड सप्लायर, पेमेंट इज ड्यू टू कंपनी बी ऑन डिलीवरी ऑफ द मशीनरी। तो अब ये रहे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म। कॉन्ट्रैक्ट आपका 9 सितंबर को हुआ है, डिलीवरी 31 दिसंबर को होगी। परचेज प्राइस यूएसडी 1000 है, फॉरवर्ड रेट हमारी यूएसडी की 67 रेट है, स्पॉट रेट है 66, फॉरवर्ड रेट है हमारी ये 31 दिसंबर की स्पॉट रेट आपको ये दे रखी है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक के साथ में जब तक सवाल में कुछ दे दिया ना जाए तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने बैंक के साथ में नहीं किया है ना। वो बैंक का हेजिंग पोजीशन कभी भी मत समझ लेना यहां पर, क्योंकि वो बैंक वाली पोजीशन ही हमको हमारा दिमाग खराब कर सकती है। नाउ हमारा तो सिर्फ उस व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉरवर्ड का, परचेज का या सेल का, बस उसकी अकाउंटिंग करनी है। ध्यान रखना फॉरवर्ड रेट से मेन अकाउंटिंग होगी, बाकी सब गेन लॉस P&L में जाएगा। कंपनी ए इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज इफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ द मशीनरी दैट इज अ कैपिटल असेट्स फ्रॉम कंपनी बी। अब ये कह रहा है ये कैपिटल असेट्स है, तो अपने को इसको सोचने की दरकार नहीं है कि इन्वेंट्री में डालें या परचेज में डालें, है ना। इसको आपको सीधा सीधा पीपी के अंदर डाल देना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। तो कंपनी कहता है बी कंटेन्स एन एम्बेडेड डेरिवेटिव एंड वेदर दिस शुड बी सेपरेटली अकाउंटेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडेंस इन इंडिया 609, ऑल्सो गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि क्या इसके अंदर एम्बेडेड डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो देखिए एक हमारा होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि है नॉन फाइनेंशियल आइटम का, सामान खरीदने का सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर केवल उतना ही होता तो कोई दिक्कत नहीं वाली थी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट ये सामान खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ में फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन को भी लोग एंजॉय करना चाहते हैं, तो अब ये एम्बेडेड डेरिवेटिव है इसके अंदर। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट से एम्बेडेड डेरिवेटिव को स्प्लिट करना पड़ेगा। जरूरी है क्या सर? बिल्कुल जरूरी है ना, है ना। अगर आपका एम्बेडेड डेरिवेटिव आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर बाद में उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। चलिए इसकी अकाउंटिंग करके बताइए जरा, क्या क्या अकाउंटिंग होगी जरा बताइए। अरे हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटेशन एक्चुअली, कि ये जो बताते हैं कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो अपन जो क्वेश्चन के आंसर, मैंने तो सिर्फ आपको अकाउंटिंग एंट्री बताई है, अब ये लोग पूरा का पूरा उसको इलस्ट्रेट करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन भी कैसे करना, चिंता ना करो। पहले आप सिर्फ पहले अकाउंटिंग समझ लो, बाद में प्रेजेंट हम प्रेजेंटेशन डेफिनेटली सीख लेंगे। हाँ जी, तो देखो बस सीधी बात है, यहाँ पे आपका वही परचेज प्राइस जो है वो एक कैपिटल असेट्स का है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपको बुक करनी है। कब बुक करनी है? तो सीधी बात है, जिस दिन आपका क्या बोलते हैं अग्रीमेंट जो है वो सेटल होगा। तो ये देखिए आप इसको कब बुक करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 31 दिसंबर को आप इसको बुक करेंगे, है ना। कौन से रेट पे बुक करेंगे? फॉरवर्ड रेट पे बुक करेंगे, जैसा कि हमने, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन तो जैसे करते हैं ना वैसे ही कर दो, फिर बाद में इससे कंपेयर कर लेते हैं। हम क्या एंट्री करेंगे सेटलमेंट वाले दिन? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल या वेंडर, वेंडर से खरीदा अपन ने, तो क्या है रेट? $1000 जो है हमारे, हमारी रेट क्या है, फॉरवर्ड रेट क्या निश्चित करी गई थी हमारी? 57.8, हाँ 67.8 है ना, हाँ राइट राइट 67.8 हमारी जो रेट है वो निश्चित कर दी गई थी। तो इसका मतलब हमको एसेट्स तो इतने पर ही बुक करना है, इसके बियॉन्ड जो भी है वो आपका फर्क फॉरेन एक्सचेंज का जो भी गेन लॉस है बिकॉज ऑफ दैट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। तो इसको आप बुक कर लीजिए 67.8, है ना। तो ये तो आपकी एसेट्स की एंट्री बुक हो गई है। एसेट्स की एंट्री बुक होने के बाद में अब आपको क्या करना है? अब आपको ये समझना है कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 67.8 के हिसाब से आपका बुक हो तो गया, लेकिन अब एक्चुअल में स्पॉट रेट क्या चल रही है उस दिन की? तो उस दिन जिस दिन आपका ये सेटलमेंट हो रहा है उस दिन आपकी रेट क्या है?
31 दिसंबर को 67 है ना, तो 67 रुपीज की रेट चल रही है। अब आप बताइए यहां पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 31 दिसंबर को हमारी स्पॉट रेट, यानी इस रेट से हम अपने पैसे को कन्वर्ट करा पाएंगे 67 रुपीज। क्या कह रहे हो? प्रॉफिट हो गया ना? तो प्रॉफिट हो गया तो बताइए प्रॉफिट की एंट्री क्या डाल दे? वेरी गुड, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। हम प्रॉफिट की मेजरमेंट करेंगे, कितने से करेंगे? 67 माइनस 67.8, ठीक है। इतना प्रॉफिट लॉस हमें बुक कर लेना है। तो ये हो गया 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया क्या? 8 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब अपने को क्या करना है? सेटलमेंट तो करना ही है। अब सेटलमेंट करना है तो आपको अपनी डेरिवेटिव पोजीशंस को क्या करना है? रिसीवेबल या पेबल के अकाउंट में डाल के स्क्वायर ऑफ कर देना है, खत्म कर देना है। तो अब यहां पे आप डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स को कहां पे ट्रांसफर करेंगे? वेंडर के अकाउंट में। बोलो भाई बोलो, हाँ कि ना? ये लीजिए 8 लाख रुपए हमने उसके वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फिर बाद में क्या होगा? सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट होगा तो आपको वेंडर को पैसा देना है कि नहीं देना? हाँ देना तो है सर। तो ये लीजिए, वेंडर डेबिट टू बैंक, कितना सेटल करना है आपको? 67 बस। हाँ ठीक है ना, अभी ठीक है। अब बताओ, अब आपको अच्छे से समझ में आया ना ये एम्बेडेड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट? तो ये हो गई हमारी सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज जो हमको करनी थी। क्या क्या लॉजिक्स हैं इनके पीछे वो आपको समझ में आ गए। और इसके प्रेजेंटेशन की भी बात करता हूं मैं, इन लोगों ने क्या किया है वो भी देख लेते हैं। पहले कोई एंट्री नहीं होगी, फिर 30 सितंबर को इन्होंने, एक सेकेंड, 30 सितंबर इनका कोई रिपोर्टिंग डेट है क्या? अगर है तो हम मिस कर दिए फिर तो। हाँ जी, है तो सही। ये देखिए 30 सितंबर को इन्होंने रेट दे रखी है ना। हाँ, चलिए ये बात मिस हो गई। कहाँ पे दे रखा है क्या इन्होंने? बट वो लोग 30 सितंबर को अगर उन्होंने ये जो रेट दी है, इसका मतलब यही है कि इनका कोई 30 सितंबर को कोई क्वार्टर एंड हो रहा है, उसका रिपोर्टिंग का क्वेश्चन इन्होंने कहीं ना कहीं से उठाया है, चुराया है। ठीक है, और पूरे फैक्ट्स इन्होंने बताए नहीं है उसके, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी मतलब आपको क्या करना होता है यहाँ पर? रिवैल्यूएशन तभी करना है जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग एनुअल भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, कैसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग हो सकती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी 30 सितंबर को अगर अपने को रिपोर्टिंग करनी है तो हम रिपोर्टिंग करेंगे, तो उस दिन पहले फेयर वैल्यूएशन कर लेंगे। हमारी एसेट्स की फेयर वैल्यूएशन क्या होगी? हमने सोचा क्या था? 67.8, जबकि 67.5 हो गया। तो एक काम करते हैं, 3 का गेन तो अभी बुक कर लो, फिर 3 के बाद में जो 5 का गेन है बाद में बुक कर लेना। तो 2 एंट्री हो जाएगी गेन बुकिंग की, है ना। यहाँ पे आपकी 2 एंट्रीज बुक हो जाएगी गेन की। ये जो 8 की मैंने एक एंट्री पास करी है, इसकी 2 एंट्री हो जाएगी। एक तो 3 के अमाउंट से हो जाएगी सेम, ठीक है, और एक 5 के अमाउंट से हो जाएगी। 2 बार हो जाएगी ये, 30 सितंबर को और 1 दिसंबर को। तो ऐसे करके आपके अकाउंट में गेन तो पूरा 8 लाख बुक हो ही गया ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये 3 का गेन बुक हो गया, एक बार 5 का गेन बुक हो गया। फिर बाद में इन्होंने क्या किया? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बुक कर लिया। ये देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बुक किया इन्होंने। फिर यहां पे इन्होंने बस क्या किया, डायरेक्ट हमने जो एंट्री को इलेबोरेट करके लिखा है इन्होंने, इसी एक एंट्री के अंदर कंपाउंड एंट्री डाल दी है
क्या कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, इन्होंने लिखा क्रेडिटर, ठीक है, और फॉरवर्ड असेट्स को भी यहां पे इन लोगों ने क्या कर दिया है, स्क्वायर ऑफ कर दिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेटलमेंट की एंट्री नहीं करी क्या इन्होंने, अच्छा ऑब्लिक करके बैंक लिख दिया, ओके ऑब्लिक करके बैंक लिख दिया, इसका मतलब सीधी बात है या तो ये क्रेडिटर के अकाउंट में चला जाएगा या हम इस क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। तो इफेक्टिवली आप खुद ही देख लीजिए, हमने भी 67 का ही तो पेमेंट किया है लास्ट में हमने वेंडर को कितने का पेमेंट किया है, 67 का पेमेंट किया है। तो दैट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी अकाउंटिंग जो है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक एक एंट्री वाइज कैसे कैसे काम करना है, ठीक है ना। एंट्री को मिक्स भी किया जा सकता है, सेटलमेंट की एंट्री को मिक्स करके भी अपन काम कर सकते हैं, वो जैसे भी करना चाहे हो सकता है। अब रही बात ये कि आप कहते हो सर ये बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, क्या एग्जाम में भी ऐसे सब कुछ लिख के आना पड़ेगा क्या? तो बेसिकली आपको इतनी बातें तो नहीं लिखनी है, बट हाँ आपको इतना जरूर बताना है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस से ये एम्बेडेड डेरिवेटिव है, और एम्बेडेड डेरिवेटिव होस्ट कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये रखता है। वो तीनों कैटेगरी, मतलब एम्बेडेड डेरिवेटिव का जो फ्लो चार्ट अपने पन्ने पढ़ा था, वो उसके बारे में बताकर आपको ये बताना पड़ेगा कि इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, और जो भी गेन लॉस है वो आपको पीएनएल में डालने पड़ेंगे। इसको शॉर्ट में लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये इलस्ट्रेशंस में आपको खुद को समझाने के लिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है, बट यहां पर रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन की। कई बार क्वेश्चन के अंदर है ना, रिक्वायरमेंट में ऐसे लिखा होता है एनालाइज करो, एक्सप्लेन करो, तो उस कंडीशन में ये पार्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। वो केवल अकाउंटिंग के बारे में बोले तो बस 2 लाइन इंड AS 109 का रेफरेंस लगाकर अकाउंटिंग एंट्री चालू कर दे। लेकिन अगर ये लोग लास्ट में ऐसे कह दे एनालाइज कीजिए सिचुएशन को, एक्सप्लेन कीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को, तो दोस्तों खाली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप बताकर आ जाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, फिर आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो ये इलस्ट्रेशंस तो हमको समझाने के लिए है, बट एग्जाम के अंदर भी ऐसे ऐसे एक आधे क्वेश्चंस वो लोग ऐसे ट्रिकी दे देते हैं जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर निकाल कर नहीं बल्कि उसे समझा कर उसके प्रेजेंट करके भी आना चाहिए। तो आप लोग इनको क्या कह रहे हो? अब ये क्वेश्चन दोस्तों इसका मैक्सिमम आपको बता दूं 8 से ज्यादा का नहीं आ सकता, ये 8 मार्क्स के अंदर ही आएगा ये, अगर इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है तो भी। और एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल ही केवल अकाउंटिंग एंट्री पूछी है तो 6 मार्क्स का बन सकता है, इतना सा छोटा क्वेश्चन है ये। तो अब आपको एक काम और देता हूं मैं, अब आओ आप अपने क्वेश्चन सेगमेंट में, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन वाला है क्या वो, वहां पे आइए आप। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये किया था क्या अपन ने? चलो देख लेना आप इसको 5 को होमवर्क में, अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। अब इनको करने के बाद में हमारे ना डेरिवेटिव के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे स्टडी मटेरियल के, एम्बेडेड डेरिवेटिव के, वो हो जाते हैं कंप्लीट लगभग। इसके अलावा मैं आपको और कुछ 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा दूंगा डेरिवेटिव्स के ऊपर। पेज नंबर है भैया इसका 12.202, इलस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ अभी तो तुम्हारे पास में नया मॉड्यूल ही है ना। सो फ्रेंड्स आज की इस क्लास जो है वो यहाँ पे करते हैं समाप्त हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में आपको डेरिवेटिव्स और एम्बेडेड डेरिवेटिव्स के इस डिस्कशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।